ललिता को पटाखों के जले शरीर के साथ अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। डॉक्टर आकर इलाज करता है। फिक्र की कोई जरूरत नहीं, ये घाव जल्द ही भर जाएंगे। फिर राम से कहता है, आप जाकर ये दवाइयां ले आइए। वो एक पर्चा लिखकर देता है। राम हाँ कहकर दवाइयां लेने चला जाता है। डॉक्टर भी और मरीजों को देखने चला जाता है। फिर लक्ष्मी ललिता के बगल में बैठकर कहती है, अम्मा ये सब क्यों हो गया? वो बहुत दुख से कहती है तो ललिता, हम उसके साथ जो करना चाह रहे हैं वो हमारे साथ ही हो जा रहा है। जैसे कोई शक्ति है जो उसका बुरा नहीं होने दे रही। यही काफी है कि कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ। अगर इससे भी ज्यादा कुछ हो जाता तो शायद अब तक मैं जिंदा ही नहीं रहती। इस तरह से मत कहो माँ, मुझे सुनकर ही बहुत डर लग रहा है। इस बीच राम दवाई लेकर दाखिल होता है। उसे देखकर दोनों एकदम चुप हो जाती हैं। चलो घर चलते हैं, बच्चे रात में हमारे बगैर घबरा जाएंगे। वो अस्पताल से घर के लिए निकल जाते हैं। स्वाति घर में उस शाम अपने छोटे भाई के साथ दिल भर कर समय बिताती है। बच्चा थककर सो जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने समय बाद इतना मजे से खेले हम दोनों। लेकिन मैं उदास भी हूँ जो नानी के साथ हुआ, वो भी दिवाली के दिन। जब वो इस तरह सोच रही होती है, राम, लक्ष्मी और ललिता घर पहुंच जाते हैं। तुरंत लक्ष्मी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। तब राम स्वाति के पास जाकर पूछता है, मेरी प्यारी स्वाति, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मुझे कुछ नहीं हुआ बाबा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि रॉकेट जाकर मेरी नानी को कैसे लग गया। मुझे लग रहा है कि ये तब हुआ जब वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तब स्वाति ने कहा, पापा, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि वो मेरा बुरा करना चाहे। हमें क्या पता किसके दिल में हमारे लिए किस बात से बुराई है बेटा। खैर, काफी देर हो चुकी है, चलो अब तुम जाकर सो जाओ। जब राम वहां से जाने लगता है, स्वाति उसे आवाज देकर, पापा, क्या एक दिन के लिए आप मेरे पास सो जाएंगे? मुझे जरा डर लग रहा है। जब उसकी बेटी ने ऐसा कहा तो, ठीक है बिटिया, मैं आज यही सो जाता हूँ। वो गया और पलंग पर लेट गया। स्वाति की गोद में उसका सिर होता है और वो उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगती है और कुछ गुनगुनाती है। राम इस गहरे प्यार से भावुक होकर रोने लगता है। उसके आंसू स्वाति के हाथ को छू जाते हैं। पापा, क्या हो गया? आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? स्वाति, तुम मुझे मेरी माँ के प्यार की याद दिलाती हो। मुझे याद तो नहीं कि मैं कैसे और कब इस तरह अपनी माँ के पास सोया था, लेकिन जब भी तुम इस तरह सहलाती हो, लगता है कि माँ का प्यार ऐसे ही महसूस होता होगा। उस ईश्वर ने मुझे एक बेटी के जरिए माँ का प्यार फिर से दे दिया, लेकिन उसने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली। वो बहुत दुख के साथ कहता है, लेकिन पापा, आपके प्यार से ही तो मुझे हिम्मत मिलती है। मुझे माँ के ना होने का एहसास ही नहीं होता। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने भैया के साथ खूब देर तक खेली और आपसे भी इस तरह कितने दिनों बाद बात कर पा रही हूँ। लेकिन अच्छा होता कि मैंने फिर से शादी नहीं की होती, तो मुझसे इतनी दूर नहीं चली गई होती। अब क्या हो गया बाबा? मैं आपके लिए एक साथी चाहती थी और इस वजह से मुझे एक भैया भी मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारी माँ लक्ष्मी शुरू के दिनों में तुमसे बहुत अच्छी रही, लेकिन आजकल वो बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रही है। मुझे लगता है कि उसकी माँ जबरदस्ती की बातों से तुम्हारे लिए उसके दिल में नफरत पैदा कर रही है। कैसी नफरत बाबा? आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। एक दिन उनका दिल सब समझ जाएगा। इस तरह बातें करते हुए वो दोनों सो गए। इस तरह अगले 4 दिन बीत गए। फिर ललिता लक्ष्मी से, अच्छा बेटी, मैं अब अपने घर जाऊंगी। क्या अम्मा, आप इतनी जल्दी चली जाना चाहती हैं? आप कुछ दिन और रुक सकती हैं ना? पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। मुझे डर है कि और रही तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अभी जाना ही ठीक होगा, फिर आ जाऊंगी। तुम सावधान रहना। ललिता अपने गांव चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। उस साल फसल की उपज बहुत अच्छी हुई। राम के हाथ अच्छे खासे पैसे आए। वो उन पैसों को लेकर घर जाता है और फिर लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। क्या तुम इन पैसों से अपने लिए कुछ खरीदना चाहती हो? मुझे कुछ नहीं लेना है जी, हमारे पास जरूरत की सारी चीजें हैं। जरूरत की
हाँ, तो फिर मैं ये पैसे बैंक में जमा कर देता हूँ, स्वाति की आगे की पढ़ाई के लिए काम आएंगे। लक्ष्मी ये सुनकर नाराज हो गई। तब फिर मैं इस पैसे से सोना खरीदूंगी, लाओ दो मुझे। उसकी इस गोल मटोल जवाब से वो नाराज हो जाता है और उसे कहता है, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। जब मैंने कहा कि मैं स्वाति के आगे की पढ़ाई के लिए बचाता हूँ, तो अब तुम्हें सोना खरीदना है। लगता है कि ये सब तुम स्वाति पर गुस्से की वजह से कर रही हो। मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ उससे। मुझे लगता है कि सोना खरीद लो, इसलिए पूछा। अगर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, लेकिन ये फालतू बातें मत सुनाओ मुझे। राम उसकी बात सुनकर बहुत नाराज हो जाता है। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कोई भी गलत हरकत की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि आइंदा ऐसी बात मुंह से ना निकालो। उसने उसके मुंह पर वो पैसे मारे और वहां से चला गया। स्वाति, जिसने ये सब अगले कमरे से सुन लिया, अपने आंसू नहीं रोक सकी। ये एक बस स्टैंड है। सुरेश, जो काफी नीट और स्टाइलिश दिख रहा था, अपना सूटकेस लेकर वहां आया। सुरेश को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद थी। बस अभी तक आई नहीं थी, इसलिए वो बस स्टैंड की एक बेंच पर बैठकर बस का इंतजार कर रहा था। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी वहां आया और सुरेश के बगल में बैठ गया। उस बूढ़े आदमी की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, पैंट्स गंदी थी और शर्ट फटी हुई। ये देखकर सुरेश एक तरफ हो गया और सोचने लगा, हद है, बस स्टैंड पर इतनी सारी बेंचेस पड़ी हैं, इसको यहीं बैठना है। क्यों लड़के, मेहंदीपट्टनम जाने वाली बस यहीं आएगी ना? सुरेश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। हाँ। उस बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा। क्यों लड़के, ये बस मेहंदीपट्टनम पर रुकेगी ना? सुरेश चिढ़ गया। हाँ हाँ रुकेगी, अब मुझे इरिटेट मत करो। सुरेश ने उस आदमी को जोर से घूरा। वो बूढ़ा आदमी डर गया और चुप हो गया। कुछ देर बाद उस बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम भी मेहंदीपट्टनम ही जा रहे हो तो मेरे लिए एक सीट रोक लेना बेटा, मैं भीड़ में इतनी जल्दी नहीं चल पाऊंगा। लेकिन सुरेश ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। व्हाट द हेल, मुझे इरिटेट कर रहा है। अगर मैं इससे इसी तरह बातें करता रहा तो ये बस में भी मेरे बगल में आकर बैठ जाएगा। इसे देखकर मुझे उल्टी सी आ रही है। अगर मैंने इसके बगल में बैठकर सफर किया तो मैं गया। यही बेहतर होगा कि मैं यहाँ से उठ ही जाऊं। ये सोचकर वो उठा और वहां से दूर चला गया। कुछ देर बाद मेहंदीपट्टनम जाने वाली बस वहां आ गई। सारे यात्रियों ने एकदम से भीड़ लगा ली और एक दूसरे को धक्का देकर बस में चढ़ने लगे। खिड़कियों से सीट पर अपना सामान डालने लगे। सुरेश भी एक खिड़की पर गया और सीट पर अपना सूटकेस रख दिया। फिर उसने सोचा कि और लोगों के जाने के बाद बस में चढ़ जाएगा और एक तरफ खड़ा हो गया। इसी बीच उस बूढ़े ने अंदर से उसे पुकारा, अरे लड़के, तुम जल्दी से अंदर आओ, जल्दी आओ, अंदर आओ। और एक दूसरे आदमी को उसने कस के पकड़ लिया। ये देखकर सुरेश ने सोचा, हे भगवान, लगता है कि ये बुड्ढा मेरा पीछा बस में भी नहीं छोड़ेगा। वो अंदर गया। एक चोर ने, जिसे उस बुड्ढे ने पकड़ रखा था, सुरेश का सूटकेस उठा रखा था और चोर ने उस बुड्ढे को धक्का मार दिया। वो बूढ़ा आदमी बस में नीचे गिर गया। सुरेश ने उस चोर को पकड़ लिया और बाकी मुसाफिरों के साथ मिलकर उसकी पिटाई लगा दी। फिर उसने बस स्टैंड पर खड़े पुलिस ऑफिसर को उसे सौंप दिया। सुरेश ने उस बूढ़े आदमी को उठाया और कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैंने आपको गलत समझा। अगर आप नहीं होते तो उस चोर ने मेरा सारा पैसा और सर्टिफिकेट्स जो मैंने इतनी मेहनत से कमाए हैं सारे चुरा लिए होते। आइए दादाजी, मेरे साथ बैठिए। समाज वही पनपता है जहां हर इंसान को एक इंसान की तरह देखा जाए। आज के बाद मैं किसी का पहनावा देखकर उसके साथ अच्छा या बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। मैं लोगों के साथ उनके चरित्र के हिसाब से बर्ताव करना सीखूंगा। ये कहते हुए सुरेश ने उस बूढ़े आदमी को अपने बगल में बिठा लिया। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा, हमारे बगल में बैठा व्यक्ति चाहे कोई भी हो, हमें उसे उचित आदर देना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।